नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनके प्रथम सत्र की 5वीं इकाई है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। पार्ट 1 में हमने इस गद्य की समझूती प्राप्त की थी, तो आज पार्ट 2 में हम इस गद्य के स्वाध्याय और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो साथ साथ भाषा सचता में दिए गए व्याकरण के टॉपिक की समझूती प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 1 में हमने इस गद्य की समझूती प्राप्त की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिचय भी देखा था। तो हमने देखा था कि इस गद्य में कुछ बच्चे अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछ रहे हैं और अब्दुल कलाम उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। उन लोगों के इस प्रश्न की चर्चा में हमने देखा था कि अब्दुल कलाम ने बच्चों को अपने जीवन के एक अनुभव को बताया था, यानी कि अपनी यादगार घटना को बताया था। तो साथ साथ भाषा के विषय में अब्दुल कलाम के क्या विचार थे, या तो भाषा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, उनकी भी बात की थी। तो विद्यार्थियों को बताया था कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बचपन से ही एक लक्ष्य को तय कर लें, यानी आप आगे चलकर जो बनना चाहते हैं उस लक्ष्य को तय कर ले और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर बचपन से ही उन पर मेहनत करनी शुरू कर दें, तो आगे चलकर आप जरूर उनमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो अब्दुल कलाम ने यह भी समझाया था कि यदि हमें हमारे देश को विकास की ओर ले जाना है, यानी प्रगति की ओर ले जाना है, तो हम उनमें अपना सहयोग किस तरह दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इन सभी बातों की चर्चा हमने पार्ट 1 में गद्य की समझूती में देखी थी। आज हम इस वीडियो के आधारित इस गद्य के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा देख रहे हैं। आप देखेंगे तो आपकी पाठ्य पुस्तक में यही कई प्रश्न दिए गए हैं। उनके उत्तर हम किस तरह लिखेंगे उनकी हम चर्चा करते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है कि यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में से होते तो आप अब्दुल कलाम से कौन कौन से प्रश्न पूछते। समझ लीजिए, हमने गद्य की समझूती में देखा था कि बच्चे अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि हम उस जगह होते तो हम कौन कौन से प्रश्न पूछते। तो यदि हम उस जगह होते तो हम अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछते कि यदि हम हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे बच्चे अपनी ओर से क्या सहयोग दे सकते हैं। तो अधिक हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि अन्य देश की तरह अन्य देश विकास की दौर पर आगे हैं तो हम पीछे क्यों हैं, उनकी क्या वजह हो सकती है। इस तरह हम कोई भी प्रश्न उन्हें पूछ सकते हैं। आप भी क्या करेंगे, ऐसे दो एक प्रश्न अपनी ओर से भी तैयार रखेंगे कि हम ऐसे कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने मन के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई थी। तो उनका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया था। तो डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा था और इसी घटना से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा भी मिली थी। तो अब्दुल कलाम ने अपने बचपन की इस घटना को यहाँ पर बताया था। आगे हम तीसरा प्रश्न देखें तो आपकी यादगार घटना बताइए। विद्यार्थी मित्रों, आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना होगी जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी ऐसी यादगार घटना होगी। आप क्या करेंगे, अपने जीवन के कोई एक ऐसे यादगार प्रसंग को अपने मित्रों को सुनाएंगे, यानी कि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिन्हें आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे या तो भूल भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी कौन सी घटना है जो आपको ज़्यादा याद आती है या तो कभी आप उन्हें भूलना नहीं चाहते हैं। ऐसी घटना का वर्णन आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। हमने पाठ में भी देखा था कि यदि हमें हमारे लक्ष्य पर पहुंचना है तो बचपन से ही हमें हमारे लक्ष्य को तय कर लेना है और उनमें सफलता यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
उन पर मेहनत करना चाहिए। बचपन से ही हमें उनमें मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, तो ही हम आगे चलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पर प्रश्न है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं या तो क्या करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम जिस ध्येय पर पहुंचना चाहते हैं, हमने जो लक्ष्य तय किया है, उनके लिए हम क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक जानकारी खोजने का प्रयत्न करेंगे। बचपन से ही हम उन पर अधिक मेहनत करना शुरू कर देंगे। इस तरह हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते रहेंगे अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो स्वाभाविक बात है, यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने मुसीबत में खड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ओर से उनको उनकी मुसीबत से रक्षा करने के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयत्न करेंगे। और किसी को मुसीबत में देखकर हम यथाशक्ति उनकी मदद करने का प्रयत्न करते रहेंगे। तन मन धन से उनकी सहायता करने के पीछे हम कभी अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। इसके लिए हमें अपने माता पिता से कुछ यदि मदद की ज़रूरत पड़े तो हम उनमें भी संकोच नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि पहले तो उस व्यक्ति को कौन सी समस्या है, उनकी मुसीबत क्या है, और यदि हमें उचित लगे तो हम अपना सहयोग देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि किसी और की भी मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो भी हम उनमें संकोच नहीं रखेंगे। इस तरह हम दूसरों की मुसीबत को जानकर, उनको समझकर, यदि हमें उचित लगे तो हम उनको मदद करने के लिए अपनी ओर से अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है जिनको आपको क्या करना है, शुद्ध उच्चारणों के आधारित उनको पढ़ना है और फिर बाद सुंदर अक्षरों से उनको लिखना है, क्योंकि सुंदर अक्षरों से लिखावट हमें आगे बढ़ा सकती है। यहाँ हम देखें तो एक परिच्छेद दिया गया है कि व्यायाम करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह आप क्या करेंगे, अच्छे से इस परिच्छेद को पढ़ेंगे और सुंदर अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे के प्रश्न की हम चर्चा करें तो है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रमुखता यानी महत्व देना चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी। क्यों? मातृभाषा किसे कहते हैं उनके बारे में हमने गद्य की समझौती में देखा था। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर किस तरह लिखेंगे कि बचपन में हमें किस भाषा को महत्व देना चाहिए, मातृभाषा को महत्व देना चाहिए या तो अंग्रेजी को महत्व देना चाहिए, और जिस भाषा को महत्व देना चाहते हैं क्यों देना चाहते हैं इसके बारे में भी हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो हम कह सकते हैं कि बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। परंतु अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें चतुर होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती है। परंतु यदि हमें विश्व के अनेक देशों के साथ संपर्क बनाए रखना है तो हमें अंग्रेजी भाषा को सीखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। परंतु यदि हम कहें तो बचपन में हमें मातृभाषा को अधिक महत्व देना चाहिए। आगे का प्रश्न है कि अनुमान लगाओ, तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।
इस प्रश्न में विद्यार्थी मित्रों आपको क्या करना है, अपने अपने विचार को प्रकट करना है। आज आप देख रहे हैं 2020 बीत चुका है, यानी कि आज 2021 चल रहा है और हम देख रहे हैं कि यह जो गद्य है बहुत पहले लिखा हुआ है, यानी कि उस वक्त यह प्रश्न लिखा गया था कि 2020 में, यदि आप कल्पना कीजिए कि आप 2020 में हैं और आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं, तो आज हम जानते हैं कि हम 2021 में हैं और अब तक हमने देखा कि हमारे देश में कई प्रगतियाँ हुई है। जैसे हम देखें तो पहले के समय में मोबाइल या तो इंटरनेट क्या है उनके बारे में कल्पना करना एक असंभव था, परंतु आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हमने कई सारी प्रगति की है। या तो हम हमारे आसपास देख सकते हैं वाहन व्यवहार में भी कई सारी सुविधाएं दिखाई देती है, या तो पढ़ाई शिक्षा में भी काफ़ी प्रगति हम देख रहे हैं। हमारा देश अन्य देशों की तरह प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, कई टेक्नोलॉजियों के प्रयोग हो रहे हैं। इस तरह हम हमारे आसपास देखें तो पहले के समय की सामने हम देखें तो आज हम कई प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और अन्य प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों आप अपने और विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि आज आप वर्तमान समय में अपने आसपास कौन से नए माहौल को देख रहे हैं, उन पर अपने विचार को आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है और अपने मित्रों के साथ इस विषय पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। आगे हम देखें स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा, जिनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिनमें पहला प्रश्न है कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? पढ़े हुए से देखा हुआ तुरंत ही याद रह जाता है, परंतु क्यों? ऐसा क्यों? हम कोई चीज़ को यदि देखते हैं तो वे हमारे आँखों में, हमारी दृष्टि में वे एक उनकी छवि अंकित हो जाती है और फिर हम कभी उन्हें शायद भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? पढ़ने से कभी कभी हमें कुछ बातें याद नहीं रहती है, परंतु यदि हमने एक बार उनको देख लिया, उस घटना को देख लिया, तो वे हमें तुरंत ही याद रह जाती है। उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। यदि हम कोई घटना या तो चित्र को देखते हैं तो हमारे दिमाग में वह चित्र बिल्कुल उसी तरह अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनते हैं, कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में हम देख पाते हैं। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। तो दूसरा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया था? हम सब ने पाठ की समझूती में इस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा भी की थी कि भाषा के विषय में डॉक्टर अब्दुल कलाम के क्या विचार थे। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है और अब्दुल कलाम ने इस अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को भी आवश्यक बताया है। विद्यार्थी मित्रों, हम तीसरे प्रश्न की चर्चा देखें तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा था? जो चिराग जैन नाम का लड़का था, उन्होंने अब्दुल कलाम से प्रश्न में क्या पूछा था? तो उन्होंने कहा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह उनका उत्तर होगा। उनके बाद का प्रश्न है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है? राष्ट्र के विकास में, यानी हम यदि हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जाना चाहते हैं तो उनमें महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है? तो उनका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के सामने ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं।
इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। तो उनके बाद का प्रश्न है कि किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। तो उनका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उन्हें निपटने में उनकी सहायता कर सकते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता भी करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा कर सकती है। आगे की हम बात करें तो यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं। यहाँ जितने प्रश्न थे उनके उत्तर हम किस तरह लिख सकते हैं उनकी बात की। तो आगे हमारा व्याकरण का एक टॉपिक है, मुहावरों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। परीक्षा में कभी कभी हमें कुछ मुहावरे दिए जाते हैं, उनके उत्तर लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग भी करने के लिए पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ 2 मुहावरे दिए गए हैं जो हमने गद्य में उनके बारे में चर्चा भी की थी। तो हम देखते हैं कि उनका उत्तर क्या हो सकता है। जी तोड़ मेहनत करना, यह एक मुहावरा है जिनका उत्तर है बहुत मेहनत करना, अधिक मेहनत करना। तो उनका वाक्य प्रयोग हम किस तरह बनाएंगे, उनका उत्तर लिखा है उनके आधारित नहीं, परंतु हमें जो मुहावरा पूछा गया है उनके आधारित हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो उनका वाक्य प्रयोग हम इस तरह बना सकते हैं, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। तो दूसरा हमारा मुहावरा है महारत हासिल करना। महारत हासिल करना उनका अर्थ होगा योग्यता प्राप्त करना। तो अब हम इनका वाक्य प्रयोग इस तरह लिखेंगे, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। समझ गए विद्यार्थी मित्रों, किस तरह हमें उनके उत्तर लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग बनाने हैं। तो अब बात करते हैं उनके बाद के प्रश्न की, जिनमें क्या है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। कहानी लेखन के द्वारा हमने देखा था कि हमें कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रूपरेखा यदि दी गई है तो उनको समझकर किस तरह हम कहानी लिखेंगे। तो यहाँ भी एक कहानी दी गई है, हम क्या करेंगे, कहानी लेखन की समझूती के आधारित हम इस कहानी को लिखेंगे। यदि आपको परीक्षा में इस तरह कोई भी कहानी पूछी जाए तो आपको क्या करना है, रूपरेखा को समझकर कहानी को लिखना है। हम यहाँ देखते हैं जो कहानी दी गई है उनको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो पहले तो हम रूपरेखा पढ़ लेते हैं। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से देखना, बच्चे की हत्या होने की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो सबसे पहले तो हमें याद है कि हमें क्या करना है, रूपरेखा को अच्छे से भली भांति समझ लेना है। प्रत्येक मुद्दों को हमें कहानी में लिखना है और सबसे पहले हम कहानी लिखने से पहले क्या करेंगे, शीर्षक देंगे। तो इस रूपरेखा को पढ़ने के बाद हम इन्हें क्या सीख देंगे, अविचार का परिणाम। अंत में हमें यदि पछताने की नौबत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए, या तो जल्दबाजी का नतीजा, इस तरह भी हम शीर्षक दे सकते हैं। अब हम इस कहानी को कैसे लिखेंगे उनके बारे में देखें तो हम इस कहानी को इस तरह लिख सकते हैं कि किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर पर ही एक घर था, उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका एक छोटा सा बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर के बाहर आ गया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भर कर लौटी। उसने दूर से ही नेवले का खून से लथपथ मुंह देख लिया। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उनके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई, यानी बहुत ही अत्यंत घबरा गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका दिया। नेवला वहीं का ढेर हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची
तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बेचने वाले नेवले को अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ और अंत में वे पछतावा करने लगी। तो इस तरह हम कहानी लिखकर उनका सीख भी दे सकते हैं कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना ही पड़ता है। इसलिए हम जो कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले सोच समझकर ही करना चाहिए। इस तरह हम पूरी कहानी लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप पूरी कहानी में कहीं कहीं पर मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं पर छोटे छोटे संवादों को अवतरण चिन्ह के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। और हमें क्या करना है, कहानी पूर्ण होने के बाद अंत में सीख को भी लिखना है। पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है उनको भी हम छोटे से 1-2 वाक्य में सीख भी लिखेंगे और अपनी कहानी पूर्ण करेंगे। तो यहाँ हमने पूरी कहानी किस तरह लिखनी है उनके बारे में भी देखा। तो अब उनके बाद का प्रश्न है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में आपको कभी कभी कोई वाक्य दिए गए होंगे या तो कभी कोई परिच्छेद दिया गया होगा जिनका हमें सूचना के आधारित कार्य करना है। यदि मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए कहा गया है तो हम क्या करेंगे, अपनी मातृभाषा में उनका अनुवाद करेंगे। यदि हमें राष्ट्रभाषा में अनुवाद करने के लिए पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो हमें सूचना को ध्यान में रखकर कार्य करना है और देखना है छोटे छोटे वाक्य है उनका अनुवाद करना है या तो बड़े से बड़े परिच्छेद है जिनका हमें अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम सूचना को ही ध्यान में लेंगे कि हमें सूचना कौन सी दी गई है। मातृभाषा में दिया गया है तो हम हमारी मातृभाषा में उनका अनुवाद करेंगे। हम गुजरात में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो अब हम क्या करेंगे, इस परिच्छेद का गुजराती में अनुवाद करेंगे। यदि आपको कोई परिच्छेद गुजराती में दिया गया हो और राष्ट्रभाषा में अनुवाद करने के लिए पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हिंदी में उनका अनुवाद करेंगे। परंतु हमारी सूचना है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, इसलिए इस परिच्छेद का हम गुजराती भाषा में अनुवाद करेंगे। हमारा यहाँ हम देखें जो परिच्छेद है उनको पढ़ते हैं और उनका अनुवाद करते हैं। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो हम लिखेंगे आगे देखिए, तो शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है, अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता है। तो अब हम इनका अनुवाद करेंगे इस तरह, આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે, દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે અને શરીરમાં આળસ પણ રહેતી નથી। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम मातृभाषा में उनका अनुवाद करेंगे। अब यहाँ अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की समझूती हमने देखी, तो उनके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे यहाँ भाषा सचता दी गई है, उनका भी हमें अभ्यास करना है। तो परीक्षा में आपको इस गद्य की समझूती के आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इस गद्य की समझूती के आधारित उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ स्वाध्याय और अभ्यास में जितने प्रश्न हैं उनकी चर्चा हमने देख ली है। अब बात कर रहे हैं भाषा सचता की। भाषा सचता में आप देखेंगे तो व्याकरण का एक टॉपिक यहाँ दिया गया है जो आप अब तक पढ़कर ही आए हैं। अब तक की कक्षा तक आप लोगों ने उनका अभ्यास किया भी है। देखते हैं कौन सा है, सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आप सब जानते हैं। किसे कहा जाता है सर्वनाम? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से पहचानते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम एवं उनके प्रकार आप अब तक की कक्षा तक पढ़कर ही आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ कुछ निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़कर उनमें से सर्वनाम को अलग करना है और उनके प्रकार को बताना है। परीक्षा में आपको इस तरह कोई भी वाक्य दिया जा सकता है
जिनमें से आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम को अलग कीजिए और फिर उस सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जितने वाक्य दिए हैं उनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वनाम को पहचान लेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के नाम पर जो प्रयुक्त हुए होंगे शब्द, उनको हम सर्वनाम कहेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे वाक्यों में से सर्वनाम को पहचान लेते हैं। हम पाठशाला जाएंगे, जिनमें हम है वो हमारा सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, यह सर्वनाम है। कोई आ रहा है, कोई सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सर्वनाम है। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, यह जिसने सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं और स्वयं दोनों ही सर्वनाम हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वनाम को हमने पहचान लिया, अब इन सर्वनामों के प्रकार को हम कहेंगे। तो पहला है हम पाठशाला जाएंगे। हम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है उनका नाम नहीं है, इसलिए यह प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तुम्हें क्या चाहिए यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हमने सर्वनाम को पहचाना और उनके प्रकारों का नाम बताया। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है, कि कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम उनको पढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक वचन और दूसरा है बहुवचन। कोई यदि एक व्यक्ति या तो एक वस्तु की बात हो तो वे एक वचन है, एक से अधिक हो तो उन्हें हम बहुवचन के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित कुछ वाक्य एक वचन में दिए गए हैं, कुछ बहुवचन में दिए गए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। मैं कल गाँव जाऊँगा, तो सामने बहुवचन में लिखा है हम कल गाँव जाएंगे। मैं के स्थान पर हम हो गया। मेरी किताब कहाँ है, जिनमें मेरी के सामने हमारी किताब कहाँ है। उसे कल बुखार था, तो उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, ये कौन है। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो रेखांकित जितने शब्द है एक वचन में, सामने उनके बहुवचन रूप मिलते हैं। यानी यहाँ इस वाक्य में जितने भी रेखांकित शब्द है, यहाँ उनके बहुवचन के रूप हमारे सामने दिए गए हैं। उपयुक्त रेखांकित शब्द मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन के रूप है। जबकि यहाँ हम देखें तो हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन के रूप है। कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने देखा कि एक वचन के सर्वनाम का बहुवचन का रूप कौन सा है। तो परीक्षा में कभी कभी हमें रिक्त स्थान के माध्यम से इस तरह की रिक्त स्थान पूछी जा सकती है। और हम देखें तो उनकी सूचना किस तरह से रहती है कि कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर कंस में कुछ सर्वनाम दिए गए होंगे, परंतु रिक्त स्थान में हमें उनका उचित प्रयोग करना है। देखते हैं उनका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से इनके उत्तर लिख देंगे। यह कार्य, मैं का रूप सही रूप हम लिखेंगे मुझसे नहीं हो सकेगा। पापा ने तुम बुलाया है, तो यानी कि उनका हम रूप लिखेंगे सही रूप, पापा ने तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है, मैं वह नहीं जानता, तो इनका उत्तर होगा मैं उसे नहीं जानता। लगता है खाली जगह यानी रिक्त स्थान, मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह काम खाली जगह यानी रिक्त स्थान लोगों ने किया है। कौन, यानी इनका सही रूप हम लिखे तो किन लोगों ने किया है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, इन सारी रिक्त स्थानों को हम क्या करेंगे, कंस के आधारित उनके उचित रूप लगाकर पूर्ण करेंगे। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से उनके उत्तर लिख देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह पूरा टॉपिक हमारा समाप्त होता है। भाषा सजता में हमने देखा सर्वनाम के टॉपिक को, जिनके बारे में आपने अभ्यास पहले ही कर लिया है।
सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके प्रकार कौन से हैं। यदि वाक्य में हमें कोई सर्वनाम ढूंढने के लिए भी पूछा जा सकता है, उनके प्रकार कहने के लिए भी पूछा जा सकता है, या तो कोई सर्वनाम है उनका एक वचन रूप या बहुवचन रूप लगाकर, उचित रूप लगाकर रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो कभी कभी परीक्षा में हमें इस तरह के वाक्य दिए होंगे और जिनका हमें क्या करना होगा, जिस वाक्य में रेखांकित शब्द का एक वचन या तो बहुवचन के रूप लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह सर्वनाम का टॉपिक भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप क्या करेंगे, इस गद्य के पाठ के प्रश्न के उत्तर हमारी नोटबुक में लिखेंगे, यानी कि इस पाठ या तो हम कहें तो इस गद्य के प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। यदि आप चाहें तो पूरा पाठ एक बार पढ़कर भी इस गद्य की समझूती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।